हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम 25 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, आराम से पूरे सेशन को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक हम चलते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडिया की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी की बात करें तो इसे शुरू किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो ये स्पेस टेक स्टार्टअप है इंडिया का, जिसने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को शुरू किया है। होता क्या है, देखिए 3D प्रिंटिंग फैसिलिटीज जो होती है ना, वहां पर किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से बनाया जाता है। उनके पार्ट्स बना लिए जाते हैं और फिर उनको एक जगह पर असेंबल कर दिया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी की बात करें तो यह बनाई गई है तमिलनाडु, चेन्नई में। यह जो प्लांट है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। अब यहां पर किया क्या जाएगा, जो रॉकेट है जो स्पेस में भेजे जाते हैं उनका डिजाइन है ना, उनकी प्रिंटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, उनको बनाना, सारे पार्ट को असेंबल करना, ये सारे काम एक ही जगह पर किए जाएंगे। देखिए, पहले भी 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से पर्टिकुलर एक वर्कशॉप में काफी सारी चीजें बनाई गई है। जैसे वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन ये बनाया गया है जापान में, है ना। जो रेलवे स्टेशन है ना, दीवार या फिर छत, उनके पार्ट्स एक जगह पर बना लिए गए वर्कशॉप में 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से, और फिर उनको एक जगह पर ले जाकर असेंबल कर दिया गया। तो ये कॉस्ट बहुत कम आती है इससे। अब यहां पर देखिए, जो रॉकेट बनाया जाएगा वर्कशॉप में 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से, उसके सारे पार्ट्स बना लिए जाएंगे और फिर उनको असेंबल करके स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। तो क्या होगा कि रॉकेट का जो प्रोडक्शन है ना, उसकी कॉस्ट 50% तक कम हो जाएगी, क्योंकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको बनाया जा रहा है। तो ये जो इंडिया की पहली ऐसी फैसिलिटी है, जो प्लांट है रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी प्लांट, ये बनाया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। पहले जो कंपोनेंट्स होते थे, पार्ट होते थे, उनको बनाने में कई हफ्ते लगते थे, काफी समय लगता था, महीने लग जाते थे। लेकिन अब जब 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी के माध्यम से इसे बनाया जाएगा तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। 1 मीटर तक लंबे पार्ट्स को भी प्रिंट किया जा सकता है रॉकेट के। तो ये कौन कर रहा है? अग्निकुल कॉस्मोस नाम का स्टार्टअप। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ना। ये खुद का लॉन्च व्हीकल भी बना रहा है, समझिए, स्पेस के लिए खुद का लॉन्च व्हीकल बना रहा है और इसको ये नाम दे रहा है अग्निबाण। इसके अलावा स्पेस सेक्टर के डिफरेंट सिस्टम और पार्ट्स बनाना इस स्टार्टअप का मुख्य कार्य है। दिसंबर 2017 में यह स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु के आईआईटी मद्रास में देखने को मिलता है, और इसी के द्वारा भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को बनाया गया है तमिलनाडु के ही चेन्नई में। किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? किरण देसाई भारत की बहुत ही फेमस ऑथर है, इंडियन ऑथर है। इनकी एक बुक है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इस बुक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहां पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 प्राइज होते हैं, एक होता है बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहां पर बात की जा रही है बुकर प्राइज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझो। बुकर प्राइज ऐसी किसी बुक को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखी गई हो और जिसका ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशन हुआ हो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो जिसकी मूल बुक तो किसी और लैंग्वेज की हो, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्रिटेन और आयरलैंड में किया गया हो, तो ऐसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। मूल बुक किसी और लैंग्वेज की होना चाहिए, लेकिन बुकर प्राइज में जो मूल बुक होती है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए और उसका प्रकाशन हुआ हो ब्रिटेन और आयरलैंड में। समझ में आया? अब इंडिया की किरण देसाई, इनकी जो बुक है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी,
इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी प्राइज नहीं मिला है, लेकिन शॉर्टलिस्ट होने वाली बुक बनी है 2025 के लिए। किरण देसाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2006 में इनकी एक बुक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इन्हें पहले भी बुकर प्राइज दिया जा चुका है और अब फिर से इनकी बुक शॉर्टलिस्ट की गई 2025 में। इस बुक में सोनिया और सनी नाम के दो इंडियंस की कहानी है जो कि अमेरिका में रहते हैं और फिर उनको जो संघर्ष फेस करने पड़ते हैं, जो भी उनकी लाइफ है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। यह दिल्ली की से आती है। किरण देसाई इंडियन ऑथर है। 2006 में भी इन्हें बुकर प्राइज दिया जा चुका है। तो बुकर प्राइज समझ में आ गया कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस क्या है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में की गई थी। 50,000 पौंड की राशि दी जाती है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ये अवार्ड देता है हर साल। इंडिया से पहले भी काफी लोगों को मिल चुका है, जैसे 2024 में ही लास्ट ईयर सामंथा हार्वे की किताब को दिया गया था ऑर्बिटल के लिए दिया गया था सामंथा हार्वे को। फिर 2008 में अरविंद अडिंगा द व्हाइट टाइगर के लिए इनको दिया जा चुका है। 2006 में किरण देसाई की बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जिनकी हम बात कर रहे हैं, और 1997 में अरुंधति रॉय को भी अवार्ड दिया जा चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये सारे बुकर अवार्ड है। तो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसी साल 2025 में भारत में बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था दीपा भास्टी ने, और इसके पहले 2020 में गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने। डन। आगे, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ का लैब प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लैब प्रोग्राम की शुरुआत या लिप प्रोग्राम इसे हम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। देखिए, कर्नाटका का जो बेंगलुरु है ना, वो आईटी हब है, आईटी के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा आईटी जो इंडस्ट्री है वो कर्नाटका के बेंगलुरु में शिफ्ट है। उससे क्या हो रहा है कि कर्नाटका का जो डेवलपमेंट है अदर जो एरियाज है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, लीप प्रोग्राम को। इसका फुल फॉर्म देखें तो लोकल इकोनॉमी एक्लेरेटर प्रोग्राम, लीप का ही फुल फॉर्म है। प्रोग्राम का उद्देश्य है कि कर्नाटका में नए इनोवेशन हब बनाए जाए अलग अलग रीजन में। अभी तक बेंगलुरु में तो है ही, लेकिन अलग अलग रीजन में भी इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। जैसे सेल्स काम करता है ना स्पेशल इकोनॉमी जोन, वैसे बनाया जाएगा अलग अलग रीजन में इनोवेशन जोन को, हब को, ताकि वहां पर अगर कोई आता है अपने स्टार्टअप या कंपनी लेकर तो फिर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी, जो भी बन सकता है। तो अगले 5 साल के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसके तहत बेंगलुरु के बाहर भी टेक क्लस्टर बनाए जाएंगे, वहां पर कंपनी और स्टार्टअप को सपोर्ट दिया जाएगा। उससे फायदा यह होगा कि भाई बैलेंस बना रहेगा डेवलपमेंट का कर्नाटका राज्य में। सभी क्षेत्र विकसित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा कर्नाटका में, और कर्नाटक को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में भी मदद मिलेगी। नए स्टार्टअप आएंगे और बेंगलुरु के बाहर भी स्टार्टअप हब्स बनाए जा सकेंगे। तो यह लिप प्रोग्राम है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा इसे राज्य में लॉन्च किया गया। ठीक है, अगले 5 साल में बजट कितना रखा गया? 1000 करोड़ का। आगे चलिए, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, तो वो अपने फाउंडेशन के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी आप लगा पाएंगे। बायलिंगुअल है, आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है,
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंची है, किस खेल से संबंधित है? भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी जो कि जूनियर रैंकिंग में वर्ल्ड में पहले स्थान पर पहुंची है, यह खिलाड़ी है जूडो की। जूडो रैंकिंग में वर्ल्ड में यह पहले स्थान पर पहुंची है, हिमांशी टोकस। ठीक है, इंडियन प्लेयर है। वैसे आपने देखा है अक्सर कि जूडो में हमारे इंडिया से कम ही प्लेयर हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से हिमांशी जो टोकस है, इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की, हम ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की रैंकिंग जारी की गई ना, स्पेशली जूनियर रैंकिंग 21 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की, इसमें ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में हिमांशी पहले स्थान पर है। हिमांशी टोकस पहले स्थान पर रही है। ओके, विमेंस की 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पहली इंडियन खिलाड़ी कौन बनी? हिमांशी टोकस। ठीक है, अब देखिए जूडो की खिलाड़ी है, ये समझ में आ गया हमको। हिमांशी टोकस दिल्ली से आती है, 20 साल इनकी एज है। अब यहां पर दो रैंकिंग है, एक तो देखिए जूनियर रैंकिंग है ऑल ओवर, मतलब जिसमें 21 साल से कम के जूडो खिलाड़ी हैं, तो इसकी रैंकिंग में तो ये नंबर 1 पे। लेकिन जो सीनियर कैटेगरी होती है जिसमें ओवरऑल सभी को इंक्लूड किया जाता है ना, सभी टोटल, तो उस रैंकिंग में हिमांशी टोकस को 61th रैंक पर रखा गया है। लेकिन जूनियर रैंकिंग में ये पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। जूडो की खिलाड़ी दिल्ली से बिलोंग करती है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की ये रैंकिंग है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जूडो को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। हंगरी के बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर है और मारियस विजर इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं, जो कि रोमानिया से आते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, इसी की रैंकिंग में जूनियर रैंकिंग में पहले स्थान पर वर्ल्ड में रही है इंडिया की जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिमांशी टोकस किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो जूडो। भारत ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है या फिर ऋण लिया है? तो असम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया के देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने असम के क्लाइमेट रेसिलियंट के लिए ये लोन लिया है। इसका एक एग्रीमेंट समझौता इंडियन गवर्नमेंट के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में अभी साइन किया गया। देखिए असम के 7 सिटीज में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लाइमेट रेसिलियंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि जो भी प्रॉब्लम असम को आती है नेचुरल डिजास्टर के कारण, उनको सॉल्व किया जा सके। स्पेशली वहां पर जो वाटर मैनेजमेंट है असम में, उसको सही किया जा सके। असम के सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सके। इसके लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडियन गवर्नमेंट ने। देखिए किया क्या जाएगा, असम के 7 शहरों में जो वाटर सप्लाई चेन है उसको सही किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को सही किया जाएगा। राज्य में जो फ्लड वगैरह आती है, ड्रेनेज सिस्टम को इसके लिए बेहतर बनाया जाएगा और अलग अलग कैनल्स बनाई जाएगी ताकि फ्लड के समय असम को बेहतर कंडीशन में रखा जा सके। 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और सभी 7 शहरों में वाटर सप्लाई किया जा सकेगा। तो इस तरीके से ऑल ओवर असम के विकास के लिए, वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य में। एक रीजनल बैंक है एशिया का, एशिया के देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 1966 में 19 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 69 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्री है वर्तमान में और मसातो कांडा जो कि जापान से आते हैं,
एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पर है। डन। चर्चा में रहा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अभी ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत सुर्खियों में था। यह बनाया जाएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए अभी ये सुर्खियों में इसलिए है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्होंने क्लियरेंस दिया है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने कहा है कि ओजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, पूरा क्लियरेंस मिल चुका है, ताकि ये किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है। ये एक पर्टिकुलर एक क्लियरेंस से सहमति दी गई है इसको बनाने पर। यह प्रोजेक्ट नॉर्मली काफी विवादों में भी रहा, क्योंकि काफी सारे स्थानीय लोगों ने जो कि अरुणाचल प्रदेश के इसका विरोध किया था कि अरुणाचल प्रदेश के एनवायरमेंट पर इस डैम का या फिर इस प्रोजेक्ट का काफी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको क्लियरेंस दिया है तो फाइनली अब इसके काम को शुरू किया जा सकेगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये चीन बॉर्डर के निकट का जो अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए 3 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है जो कि बनाए जाने। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है इटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी होगी 3087 मेगावाट। अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। ये पहला सबसे बड़ा होगा ये जब बन जाएगा। फिर उसके बाद दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही प्रस्तावित है। इसकी कैपेसिटी 2880 मेगावाट होने वाली। अब देखिए दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में होगा और दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर देखने को मिलेगा इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रस्तावित है, तीनों ही प्रस्तावित है अभी, लेकिन अगर बन जाते हैं तो फिर इटालियन सबसे बड़ा हो जाएगा इंडिया में। सेकेंड नंबर पर होगा दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन तीनों ही प्रस्तावित है। ओके, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी रिवर पर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। 2220 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है और इसकी टोटल अगर हम कॉस्ट देखें तो 25,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आएगी। इसको बनने में अभी 5 साल लगेंगे। तो ये तीनों प्रस्तावित है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्टिव सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1960 मेगावाट है। इंडिया का सबसे बड़ा महाराष्ट्र में अभी एक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही है। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? देखिए डिक्रिमिनलाइज करना मतलब उसको वैध कर देना। मतलब अभी तक जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अब उसको हटाने पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। किसको? डिफेमेशन को। होता क्या है? देखिए क्या होता है कि आपने काफी मीडिया में इस वर्ड को सुना होगा, डिफेमेशन वर्ड को। जैसे मान लो कोई एक नेता है, उसने कोई एक नेता है, हम नाम नहीं लेते, ए बी कर लेते हैं। कोई ए नेता है, उसने बी पर कोई इल्जाम लगाया, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया। अब ये बी है ना, मानहानि का केस कर देगा ए के ऊपर कि भाई तुमने जो मेरे खिलाफ बोला है ना, एक तो वो सच नहीं है और तुम्हारे बोलने से मेरी समाज में इज्जत खराब हुई, मेरी जो साख है वो खराब हुई, है ना, मेरी रिस्पेक्ट गिरी है, लोगों ने गलत नजर से देखा है। तो अब मानहानि का केस बी करेगा ए के ऊपर। ठीक है, ये होता है डिफेमेशन का केस। मतलब झूठे बयानों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सामने वाला फिर उस पर डिफेमेशन का केस कर सकता है। लेकिन इससे हो ये रहा है कि भाई बहुत, अब आपको पता ही है पॉलिटिक्स में क्या होता है, लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, इसमें ये केसेस भरमार बढ़ती जा रही। अब ऐसे केस में, क्योंकि देखिए ये अभी तक क्रिमिनल ऑफेंस था तो है ही है वैसे तो क्रिमिनल ऑफेंस, तो इससे क्या होता है सामने वाले से या तो हर्जाना वसूल सकता है व्यक्ति, क्योंकि मेरी जो इज्जत खराब करी किसी व्यक्ति ने, तो उसके खिलाफ मानहानि का जब मुकदमा किया गया तो या तो पैसा वसूला जाएगा या फिर इसको सजा का प्रावधान किया जा सकता है।
तो ये तरीका है, लेकिन इससे केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब कोर्ट का कहना है कि यार ये डिफेमेशन केस को हम वेद कर रहे हैं, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहो लेकिन कोर्ट मत आओ, क्योंकि कोर्ट के पास पहले से बहुत सारे काम। तो ये अभी केवल बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। झूठे बयानों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना डिफेमेशन कहलाता है। इजी समझ में आ गया आपको। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भैया बहुत सारे डिफेमेशन के केस आ रहे। डिफेमेशन केस का यूज किसी को भी, किसी व्यक्ति को हैरेस करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए हम ऐसे केसेस को अब नहीं लेंगे। हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है, केवल विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में डिफेमेशन के बारे में जो प्रावधान है वो इंडियन पेनल कोड 1860 में देखने को मिलता है, इसके सेक्शन 499 में, और भारतीय न्याय संहिता में भी सेक्शन 356 में डिफेमेशन की बात कही गई है। ठीक है, आईपीसी के तहत डिफेमेशन के लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर जिसने केस किया है वो प्रूफ हो जाता है कि सामने वाले ने गलत एलिगेशन लगाए हैं, तो फिर सामने वाले को 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड में विस्फोट हुआ है। यह वॉल्केनो कहां पर स्थित है? इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? पहले तो यह बात आती है, यह है बेरन आइलैंड। बेरन जो वर्ड आया ना, ये वीरान से निकल के आया, जो वीरान आइलैंड है वैसे ये आगे हो गया बेरन आइलैंड। ये देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। रिसेंटली हुआ ये कि एक ही दिन में इसमें 2 बार विस्फोट हुए, इंडिया के एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो में। अंडमान निकोबार द्वीप पर देखने को मिलता है। इससे पहले 2017 में भी इस वॉल्केनो में विस्फोट हुए थे, अब एक बार फिर से हुए। एक्टिव वॉल्केनो अंडमान सी में बे ऑफ बंगाल के पास ये देखने को मिलता है। अगर हम पूरा आइलैंड देखें तो ये 8.34 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और वीरान है नॉर्मली अधिकतर क्षेत्र। अंडमान आइलैंड का हिस्सा है बेरन आइलैंड। अब यहां पर अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, 572 आइलैंड देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार पर। उसमें से केवल 38 आइलैंड ही ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल विजयपुरम है, पोर्ट ब्लेयर का ही नया नाम है विजयपुरम। लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी, और यहां पर लोकसभा की सीटें हैं अंडमान निकोबार से केवल 1। और यहीं पर एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है बेरन आइलैंड। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इससे बाहर होने का डिसीजन लिया है 3 अफ्रीकी देशों ने, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करता क्या है। वर्ल्ड में किसी भी देश में व्यक्ति, इंडिविजुअल को सजा दे सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर केस यहां जाता है तो, है ना। अब क्या है ना, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों ही देश अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर सैन्य शासन है। अब जब सैन्य शासन है तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा। पूरी डेमोक्रेसी खत्म है। अब वहां की जो सेना है, अगर वो लोगों पर अत्याचार करती है, उसके खिलाफ जो सेना के प्रमुख है उनके खिलाफ जब कोई व्यक्ति जाता है आईसीसी के पास, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसे पकड़ के सजा दे देता है ना। कहीं भी किसी देश में इसने यात्रा करी या कहीं से भी इसको धर लिया, सजा दे दी सेना के किसी व्यक्ति को, जो कि इन तीनों देशों में अभी शासन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो नप जाएंगे। तो ऐसे केस में इन तीनों देशों ने क्या किया, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन तीनों देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने का डिसीजन लिया है। इन्होंने पता है आरोप क्या लगाया है कि भैया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, ये फिर से उपनिवेशवाद को थोपना चाहता है। मतलब फिर से हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वेस्टर्न कंट्री है कहीं ना कहीं उनका गुलाम हमको ये फिर से बना रहा है। ये आरोप लगाया है इन तीनों देशों ने, और ये तीनों देश ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हो गए। तीनों देश की मिलिट्री द्वारा, तीनों देश में मिलिट्री के द्वारा ही रूल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीनों ही अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का हिस्सा है। इन तीनों देशों की एक अलायंस है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, इसका हिस्सा है तीनों ही देश।
तो यहाँ के जो सैन्य, क्योंकि सेना का शासन है, तो ये सैन्य सेना के जो प्रमुख है ना, उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चला जाता है, क्योंकि अत्याचार तो ये अपने लोगों पर कर ही रहे होंगे, सैन्य शासन में तो ये होता ही है। तो इनके खिलाफ कोई अगर यहाँ पर चला जाता है और इनको इस कोर्ट के द्वारा कहीं से भी धर लिया जाता है, तो फिर आप जानते हैं इनको सजा बहुत कठोर मिलेगी। इसलिए ये तीनों देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हो गए। देखिए, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन देशों का एक ग्रुप है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट। तीनों देश आपस में कॉमन मार्केट बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस संस्था को इन्होंने 6 जुलाई 2024 को लास्ट ईयर ही बनाया है। एक्चुअल में ये ठीक है, अलायंस तो इन्होंने बनाया 2024 में ही बनी है, ताकि ये तीनों ग्रुप बन के रहे। सेना का शासन है, तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करे तो आराम से देश पर शासन कर पाएंगे और मजबूत भी रहेंगे, जिससे कोई विदेशी शक्ति आकर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए एक्चुअल में ये अलायंस है, लेकिन इसको इन्होंने क्या बोला है कि कॉमन मार्केट के लिए हमने ये अलायंस बनाया। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है ना कि किसी इंडिविजुअल क्राइम्स को देखता है और उस केस में किसी इंडिविजुअल को सजा देता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करता है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ये अलग है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देशों के मध्य में विवाद को सुलझाता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये इंडिविजुअल क्राइम्स को के मामले देखता है और किसी व्यक्ति को सजा दे सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। 125 मेंबर कंट्रीज इसमें देखने को मिलती है। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन किया जा रहा है भारत के बिहार राज्य में। बिहार में इसका इनॉग्रेशन किया गया वहां के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? साइंस को प्रमोट करना, स्टूडेंट को साइंस के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करना, साइंस को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी को बनाए जाने का। बिहार में इसका इनॉग्रेशन नीतीश कुमार ने किया। यह 21 एकड़ के एरिया में बनाया गया है और इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, जो कि भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब जो साइंस सिटी बनाई गई है बिहार में, 5 साइंस गैलरीज यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें स्टूडेंट साइंस के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। 269 साइंस के मॉडल्स को बनाया गया है स्टूडेंट के समझने के लिए, और ऑडिटोरियम और 4D थिएटर का भी यहां पर निर्माण किया गया। तो ये साइंस सिटी का इनॉग्रेशन किया गया बिहार में। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। ये तमिलनाडु से आते हैं, बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, क्योंकि प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे। इनकी बुक्स भी काफी फेमस रही, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स। ये बुक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और भारत रत्न 1997 में दिया जा चुका है। इन्हीं के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन कहां किया गया? बिहार में। ठीक है, तो यहां पर 25 सितंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। 2025 में मेंस कैटेगरी में बैलन डी ओर अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया उस्मान डेम्बेले को। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का चेयरमैन एक बार फिर से किसे नियुक्त किया गया? रजत शर्मा को। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स इंडिया में किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1974 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य में।
वर्ष 2025 में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कितने प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव्स को दिए गए? तो 19 प्रोजेक्ट को दिए गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? यह रहा यूएसए का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी, जिसे 60 देशों ने रेटिफाई किया है, किस नाम से जानी जाती है? तो ये हाई सी ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। 2025 इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक रही 4th। विजय कुमार सत्तुपति, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वेट लिफ्टिंग से। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत के किस राज्य को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर राज्य। वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये हमारे आंसर हो गए क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला क्वेश्चन। सेकंड है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? और अमरी संस्कृति का विकास किस आधुनिक क्षेत्र में हुआ था? यह आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, क्रेजी जी के ट्रिक को। डेली करंट अफेयर की आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट भी लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है डेली करंट अफेयर के। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।